हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10 साइंस फिजिक्स की क्लास, इलेक्ट्रिसिटी की क्लास, इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट। दोस्तों इसके पहले मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए बना दिया हूं, आप लोगों के लिए मैं अपने चैनल पर रख दिया हूं। आप उसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए और निश्चित ही आप लोगों ने अभी तक अपने नोट्स बना लिए होंगे, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नए स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उनको वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप उस पार्ट को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देन आफ्टर अगर आप ये सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको फ़ायदा समझ में आएगा। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप इसे सीरीज से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके लिए पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेज, आखिर चार्जेस क्या होते हैं और कैसे मिलते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे मैंने पढ़ा रखे हैं। आज की क्लासेस में मैं स्टार्ट करने वाला हूं इलेक्ट्रिक सर्किट। आखिर ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, आप अपने घर में क्या करते हैं, वायरिंग कराते हैं। वायरिंग कराने के बाद आपने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अपने फ़ैन, कूलर, टीवी, एसी, बॉक्स, बोर्ड सबको अटैच किया होगा, जोड़ा होगा, सर्किट बनाया होगा। तो ये सर्किट होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ, यानी एक क्लोज यानी कि बंद और कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार वाला रास्ता, थ्रू विच, जिससे कि द इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए, इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ हो उसको फ्लो करने के लिए, चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे चलने के लिए, सनलाइट के चलने के लिए मीडियम होता है एयर, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम क्या होता है, एयर। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के चलने के लिए मीडियम क्या होते हैं, वायर्स होते हैं। ये वायर में हो करके करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। तो दोस्तों यही कह रहा है कि एक क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ, एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ जिसमें करंट फ्लो कर सके, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक सर्किट का डिफिनीशन तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं, इट हैज़ वेरियस कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे कंपोनेंट्स के मिलने के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बन पाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ पावर। यानी आप सर्किट को पावर कैसे दे रहे हो, आपने सर्किट के लिए सेल, बैटरी या कैसे आप उसको पावर दे रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी के लिए करंट का जो सोर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ अप्लायंस, यानी आप करंट लाते हो तो कौन सा अप्लायंस यूज करते हो, बल्ब जलाते हो या कोई और करते हो, ये आपका सेकेंड जो कंपोनेंट्स है। थर्ड है फ्यूज। आप सब जानते होंगे कि हम अपने घरों की वायरिंग वगैरह में फ्यूज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आजकल तो देखा जाए बेसिकली MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज होने लगा है। तो आखिर हम ये क्यों यूज करते हैं, निश्चित ही हम ये यूज करते हैं अपने अप्लायंसेस को सेव करने के लिए, अपने अप्लायंसेस को बचाने के लिए, कि जब कभी सर्किट में ओवरलोडिंग हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये फ्यूज जो होता है ये ब्लो कर जाता है, उड़ जाता है, जिससे कि हमारे सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो सेफ रहते हैं। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्विच। आखिर भाई स्विच क्यों लगाया जाता है, स्विच इसलिए होता है जिससे कि हम इसको ईजिली ऑपरेट कर सके, ऑन ऑफ कर सके, जब चाहे हम सर्किट में करंट फ्लो करा सके, जब चाहे हम सर्किट में करंट को फ्लो होने से रोक सके, और वो भी आसानी तरीके से हम इसका यूज करते हैं, स्विच। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट वायर का होना। अगर वायर नहीं होगा तो शायद आप जानते हैं कि सर्किट बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि सर्किट में ये बल्ब, स्विच, फ्यूज, इन सबको कनेक्ट किससे करते हैं, हम सबको कनेक्ट करते हैं हम वायर से। आइए दोस्तों देखते हैं डायग्राम, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम जैसे ही हम देखेंगे हमें ये चीज़ें और क्लियर होगी, हमें ये चीज़ें और समझ में आएगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सर्किट डायग्राम में आप ये देख रहे होंगे सबसे ऊपर ये पॉइंट, ये हमारा है बल्ब। बल्ब किस श्रेणी में आएगा, बल्ब आएगा अप्लायंस में। बल्ब क्या है, एक अप्लायंस है। अब हमने क्या किया, बल्ब को यहाँ वायर से कनेक्ट किया, ये हमारे वायर्स हैं जो कि यहाँ आते हैं, और नीचे हमारा होता है शेल। शेल को हम कह सकते हैं कि ये है हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चूंकि ये पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा, ये हमारा सेल प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ
नेक्स्ट है हमारा स्विच। ये देखिए हमने लगा रखा है स्विच, जिससे कि हम इस सर्किट को ईजिली ऑपरेट कर सके। साथ ही साथ वायर को हमने बता दिया कि ये जो सारी चीज़ों को जो कनेक्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये हमारा होता है वायर। साथ ही साथ एक इंस्ट्रूमेंट हमने लगा रखा है अमीटर। मैंने पहले पार्ट में पढ़ा रखा है कि अमीटर क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आखिर इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है अगर मैं मापना चाहूँ तो अमीटर लगा के मैं उसको माप सकता हूँ, बिल्कुल जान सकता हूँ। दोस्तों कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और इन कंपोनेंट्स को हम सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, ये मैंने सारा कुछ ये पढ़ाया समझाया, निश्चित ही आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ ऐसे यूनिक सिंबल होते हैं जिनका जानना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, मैं सारे सिंबल्स का आपके लिए पिक दे रहा हूं, आप इनको ध्यान से समझिएगा कि किसका क्या सिंबल होता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह में सीधा सीधा सिंबल दे करके इनका नाम पूछ लेता है, या नाम देकर के फिगर देकर के पूछ लेता है कि इनका सिंबल क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक एक करके सारे सिंबल्स को आप समझ लीजिएगा। तो हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं ओम्स लॉ। आखिर ये ओम्स लॉ क्या होता है। मैं बता दूं दोस्तों कि ये ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर जितना आप आगे पढ़ेंगे ना, सब जगह ओम्स लॉ के फॉर्मूले का यूज होना है, यानी ये लॉ कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि आखिर ओम्स लॉ क्या है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दिस लॉ वाज गिवन बाय जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। यानी ये जो लॉ है ये जर्मन के एक फिजिसिस्ट ने दिया था, जिनका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है ओम्स लॉ। इन्होंने ये लॉ दिया था 1827 में। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है कि आखिर ओम्स लॉ कब डिराइव्ड हुआ, तो आप बता दीजिएगा 1827 में। किसने किया, जॉर्ज साइमन ओम ने किया, और भी कहाँ के थे, तो ये जर्मन के थे, यानी ये जर्मनी के थे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने बता रखा है। साथ ही साथ आखिर ये ओम्स लॉ होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ओम्स लॉ क्या होता है। इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी। दोस्तों अभी तक मैंने पहले पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस भी के बारे में बता रखा है कि आखिर ये आई और भी क्या होते हैं। ये मैंने बता रखा है इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे ओम्स ने क्या किया, ओम्स ने किया क्या, ओम्स ने आई और भी के रिलेशन को बतला दिया। आखिर आई और भी में क्या रिलेशन होता है, और इसी रिलेशन के रूल्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया, ओम्स लॉ दे दिया। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ओम्स लॉ में होता क्या है, ज़्यादा कुछ बहुत स्पेशल कोई बाहर से बात नहीं है। जो अभी तक आप पढ़े आए वही है। आपने इलेक्ट्रिक करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस भी के बारे में पढ़ा है, इनमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसी संबंध को बताया गया है ओम्स लॉ के बारे में। दोस्तों आइए देखते हैं आखिर ये ओम्स लॉ होता क्या है। According to Ohm's law, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference। यानी अगर कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, ध्यान से देखिएगा, ये वायर है तो ये कंडक्टर हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो यही कह रहा था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने नीचे समझाया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यानी आप कंडक्टर में जितना करंट डालोगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। करंट कम करिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। करंट बढ़ाइएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट होके। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रोपोर्शनल की जगह हम मान लेते हैं इक्वल टू, और हमारा कांस्टेंट मिल जाता है v इक्वल टू आई इंटू आर, जहां r हमारा क्या है, कांस्टेंट है। r को हम बोलते क्या है, r इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यानी r क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। यानी कंडक्टर में वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से अपोज करता है, यानी रेजिस्टेंस का काम करता है दोस्तों। तो आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं वहां डिटेलिंग करूंगा। फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर
द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी किसी भी कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो तो निश्चित ही वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वो क्या होता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों का सीधा सीधा संबंध होता है। एक का बढ़ना दूसरे का बढ़ना, एक का कम होना दूसरे का कम होना, ये होता है हमारे ओम्स लॉ के हिसाब से। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसे हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, जहाँ R क्या होता है, हमारा एक कांस्टेंट होता है। R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर आपको ओम्स लॉ समझ में आया होगा निश्चित, तो आप अगले सारे पार्ट्स को बड़े आसानी से कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ओम्स लॉ क्या होता है, मैंने पढ़ाया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। उसका फॉर्मूला भी हुआ V इक्वल टू I इंटू R। अगर मैं यहाँ से I को अलग करूँ तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि आप इलेक्ट्रिक करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप जानते हो ना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस के बारे में अभी आप उतना बेहतर नहीं जानते, पर मैं आपको बहुत जल्द रेजिस्टेंस पढ़ाने वाला हूं। अगला टॉपिक वही है कि आखिर रेजिस्टेंस क्या करता है। दोस्तों थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है, फ्लो को रोकता है, फ्लो को कम करता है, फ्लो को होने से रोकने का पूरा प्रयास करता है। तो वही कह रहा है कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस कम करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ये हमको पता चलता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो हाँ दोस्तों आइए देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस, आखिर ये रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों मैंने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में तो आपको बता रखा कि रेजिस्टेंस क्या करता है, दरअसल अपोज करता है। किसका अपोज करता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का अपोज करता है। जैसे सपोज दैट कोई एक वायर है, आपने एक ले लिया वायर। अब वायर में क्या होता है, मैंने बताया था किस तरह से करंट मूव करता है रैंडमली या सोर्सेस जोड़ने के बाद। तो करंट फ्लो करता है कि नहीं करता, करता है। अब इसी करंट को फ्लो करने का अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। मतलब फ्लो को बहने से रोकने का प्रयास करता है, यानी रोकना चाहता है और रोकने का प्रयास करता है। कई बार तो क्या होता है, जब करंट कम होता है तो ये रोक देता है, आगे नहीं जाने देता। कई बार क्या होता है, करंट ज़्यादा होता है तो ये रोकने का प्रयास तो करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन, ग्रेविटी। ठीक वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में इनका वर्क होता है। जैसे फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन का अपोज करता है, ठीक वैसे ही यहाँ ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का अपोज करता है। दोस्तों तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब ध्यान से प्यार से आराम से समझिएगा क्या होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले हर एक इस चैप्टर में जितना कुछ आप पढ़ेंगे हर जगह आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये होता क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, जो उनमें से करंट को फ्लो होने का अपोज करती है। यानी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ करंट विच, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ ए करंट इन इट। यानी कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने का अपोज करती है, विरोध करती है। ध्यान से देखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। यानी जो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम। और ओम का ऐसा सिंबल होता है, ये सिंबल भी ध्यान दीजिएगा, कुछ यूं होता है ओम का सिंबल। तो इसमें भी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, आखिर वो कौन सी बातें हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करती हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ आपके नॉलेज होना चाहिए कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करती हैं। हाँ दोस्तों आइए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कौन कौन सी बातें हैं जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को प्रभावित करती हैं। दोस्तों तो सबसे पहला लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर की लेंथ यानी कि लंबाई। लंबाई क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी आर प्रोपोर्शनल टू एल।
ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाता है। यानी किसी भी कंडक्टर का लेंथ क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके रेजिस्टेंस के। यानी आप कंडक्टर को जितना लंबा रखोगे ना, रेजिस्टेंस भी उतना बड़ा होगा। जितना आप कंडक्टर को बड़ा करोगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी उतना बड़ा होगा। समझ रहे हो आप। आइए देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी तार को आप जितना मोटा लोगे, जितना हैवी लोगे ना, उतना रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ना, तार के एरिया का बढ़ना, रेजिस्टेंस का कम होना। तार के एरिया का कम होना, रेजिस्टेंस का बढ़ना। इसीलिए आप देखे होंगे जब घर पे हम वायरिंग कराते हैं तो जो हमारा मेन सप्लाई वायर होता है वो उसे थोड़ा सा मोटा लगाते हैं, इस वजह से ताकि रेजिस्टेंस कम पैदा हो, वायर हीट कम हो, वायर में किसी भी तरह का आग लगने का चांसेस ना बने, हमारे अप्लायंसेस सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल। यानी जो हमारा रेजिस्टेंस है वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किसका बना है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। यानी मटेरियल का नेचर कैसा है, हाई मेल्टिंग है, लो मेल्टिंग है, कितना रेजिस्टेंस को झेल पाता है, कितना कम झेल पाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। साथ ही फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। आखिर टेम्परेचर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। टेम्परेचर क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, कम करने पे कम होता है। कहने का मतलब है जितने प्योर मेटल हैं, जितने भी प्योर मेटल हैं, अगर आप उन्हें गर्म करोगे और ज़्यादा गर्म करोगे, जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतना रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। और वही अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो क्या होता है, ये डिक्रीज होता है, यानी ये कम होता है। दोस्तों तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है और रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। दोस्तों तो मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस है जो कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, इसका यूनिट ओम होता है और ये डिपेंड करता है लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन यानी कि चौड़ाई पर, नेचर ऑफ मटेरियल्स पर, साथ ही साथ टेम्परेचर पर। तो दोस्तों इस पार्ट में, इस क्लासेस में मैं एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा रेजिस्टिविटी। उसके बाद मैं बनाऊंगा वीडियो नेक्स्ट जिसमें मैं पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। साथ ही साथ मैं ढेर सारा आपको कराऊंगा उस क्लासेस में न्यूमेरिकल। उस क्लासेस में मैं स्पेशली फोकस करूंगा न्यूमेरिकल पे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल और साथ ही साथ मैं पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज सिस्टम एंड इन पैरेलल सिस्टम। दोस्तों आइए देखते हैं एक आखिरी पार्ट इस चैप्टर का जो कि है रेजिस्टिविटी। आखिर रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे अच्छा खासा न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में आता रहा है, तो ध्यान से देखिएगा रेजिस्टिविटी होता क्या है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में दोस्तों बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है। तो जैसे आप ये पढ़िएगा ना, आपको मालूम चल जाएगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है। अभी आपने देखा है, लिखा है, पढ़ा है, समझा जाना है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, the resistance of a conductor is directly proportional to its length। अभी आपने ये पढ़ा है कि the resistance of a conductor is directly proportional to its length, यानी मैं कह सकता हूँ R is directly proportional to L। साथ ही साथ हमने ये भी जाना है कि the resistance of a conductor is inversely proportional to the resistance of a conductor is inversely proportional to its cross section। यानी मैं कह सकता हूं कि R is inversely proportional to 1/a। दोस्तों ये मैंने आपको रेजिस्टेंस में पढ़ा रखा है, फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस में, कि किस तरह से लेंथ से डायरेक्टली होता है और एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोस्तों अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे, अगर मैं अब इन इक्वेशन को जोड़ दूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/a। अगर मैं यहाँ कहना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, यहाँ कांस्टेंट मान सकता हूँ, R इज इक्वल टू, इसके बदले हो जाएगा रो
इंटू L/A। ध्यान से देखिएगा, यही हमारा आता है फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। ध्यान से देखिएगा, जहां फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, क्या होता है कि रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। दोनों को हमने जोड़ा तो पाया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। जहां हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल को हटाया, रखा इक्वल टू, तो हो गया R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अब L मीन्स आप जानते हो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज जानते हो एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये रो क्या होता है, ध्यान दीजिए, जो P जैसा मैंने लिख रखा है, ये जो मैंने लिख रखा है ऐसे P जैसा, इसे बोलते हैं रो। और इससे रिप्रेजेंट किसको करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम रेजिस्टिविटी को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, रेजिस्टिविटी को। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो R है वो इक्वल है रो इंटू L/A के। R इक्वल टू रो इंटू L/A, जहां L इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, रो इज इक्वल टू होता है रो, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टिविटी के लिए। दोस्तों ये हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं रहा, आपको समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब R इक्वल टू रो इंटू L/A हो चुका है, जहां रो हमें रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को, यानी प्रतिरोधकता को, यानी कोई भी कंडक्टर किस लेवल तक अपोज कर सकता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, अपोज करना, और वो किस लेवल तक अपोज करेगा, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। दोस्तों अब आते हैं इसका यूनिट देखते हैं। आप सब जानते हो कि रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओम होता है, तो रेजिस्टिविटी इसका यूनिट क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हम समझते हैं, आप जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अगर मैं यहां से रो का फॉर्मूला निकालूं, रो को अकेला करूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, R इंटू A/L हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्या कोई बच्चे को डाउट है, क्या कोई पूछेगा क्या, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं रो को अकेला करूंगा, तो जब इसको अकेला करूंगा तो L और A को उधर ले जाऊंगा, तो A यहाँ डिवाइड में था, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा इनटू में, और L यहाँ था मल्टीप्लाई में, तो L क्या हो जाएगा डिवाइड में। दोस्तों अब हम जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं कि R का यूनिट होता है ओम इंटू A मीन्स होता है मीटर स्क्वायर, यानी मीटर इंटू मीटर, लेंथ यानी कि मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा ओम मीटर। ये रहा यूनिट, किसका यूनिट, रेजिस्टिविटी का। दोस्तों जहां रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो वही रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया, आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क समझ में आया या नहीं आया, आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। और नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, मैं आपका निश्चित ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर के आना वाला नेक्स्ट क्लास, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी पढ़ाई के लिए, जिसमें मैं कराऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, इन पैरेलल, साथ ही साथ ढेर सारे न्यूमेरिकल रो के फॉर्मूले पर, रो इक्वल टू RA/L पर, साथ ही साथ हमने पढ़ा है V इक्वल टू I इंटू R, ओम का फॉर्मूला वहाँ पर, साथ ही साथ जो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे कंबाइन में, साथ ही साथ पैरेलल में, इन सारे फॉर्मूले पे मैं कराने वाला हूँ न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट में। तो आप अपने चैनल पे अपना प्यार देते रहें, आप सब अपने चैनल पे बने रहें, नोट्स बनाते रहे, अपनी तैयारियों को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास 1 महीने का समय है। दोस्तों 1 महीना बहुत होता है, 1 महीने में अगर हम मन से पढ़ लिए तो हमारी तैयारी में बिल्कुल अच्छा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हम बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाएंगे और बिल्कुल रॉक करके आएंगे, बेहतर नंबर पा करके आएंगे। दोस्तों तो निश्चित ही आप सबके लिए ऐसी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, तो क्लासेस को पूरा करिए, समझिए, अपने चाहने वाले को शेयर करते रहिए। आप सबका हमारे इस चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला पर बहुत बहुत धन्यवाद।